हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आपका बहुत ही मंगलमय हो, यही शुभकामना आपको मेरी तरफ से है। दोस्तों, नया साल है। इस नए साल में आपने कुछ नया करने का सोचा होगा, कुछ नया करने का सोच रहे होंगे, कुछ रेजोल्यूशन ले रहे होंगे। तो मैंने भी सोचा कुछ नए साल पे कुछ नया किया जाए। तो इसलिए मैं अब यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ और मैंने सोचा है कि जो है आप छात्रों से, आप दोस्तों से कुछ ना कुछ बातचीत किया जाए और मेरे जो अपने अनुभव हैं उसको आपसे शेयर किया जाए ताकि आप भी उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, यानी कि कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं जिनको देकर आप यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है और अपील भी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और जो है वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। चलिए वीडियो को। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में कंपटीशन के थ्रू, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देके अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो देखिए, दो तरीके के एग्ज़ाम होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एक एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में और दूसरा जो एग्ज़ाम होता है वो होता है गवर्नमेंट के जो डिग्री कॉलेज, यानी कि गवर्नमेंट के जो कॉलेज हैं। अब एक-एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे, दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैं अपने बारे में बात करूँगा कि मैंने इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालीफ़ाई किया, कैसे टॉप किया। तो देखिए, पहले बात करूँगा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति होती है, वो कैसे होती है। तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का चयन होता है, उसको कराता है यूपीएचईएससी, यानी कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन का जो सिलेक्शन कमेटी है, वो कराता है। अभी उसका नाम चेंज हो गया है, लेकिन अभी तक यही कराता था। तो यही की जो बॉडी चेंज हुई, वही कराएगी। अब देखिए, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होते क्या हैं? ऐसे कॉलेज जिसमें गवर्नमेंट एड करती है, कैसे? जैसे उनको बजट अलॉट करती है, सैलरी देती है, ये सब सारा जो होता है फाइनेंशियल जो सपोर्ट होता है वो गवर्नमेंट करता है। बाकी जो मैनेजमेंट का सपोर्ट होता है वो कॉलेज का अपना होता है, यानी कि जो हायर एजुकेशन है उसके थ्रू होता है। गवर्नमेंट का सीधा सीधा इसमें क्या होता है, हस्तक्षेप नहीं होता है। ओके। तो जो यूपीएचईएससी है वो क्या कराता है, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है और इस एग्ज़ाम के थ्रू गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करता है। अब देखिए, अगर इस एग्ज़ाम को आप देना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम को देने की एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले एलिजिबिलिटी इसमें ये है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपका कम से कम 55% मार्क मास्टर्स की डिग्री में, यानी कि पीजी की डिग्री में होना चाहिए। दूसरी बात है, आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए या सेट या स्लेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप पीएचडी भी किए हैं तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे, यानी कि पीएचडी की डिग्री अगर आपके पास है तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब देखिए, इस एग्ज़ाम को देने की कोई जो है अधिकतम सीमा नहीं है, यानी कि मिनिमम, ना कोई मिनिमम एज है ना अधिकतम एज जो है उसकी 62 ईयर है। मिनिमम कोई एज नहीं है, यानी कि अगर आपके पास ये सब चीज़ें एलिजिबिलिटी है तो आप कभी भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मैक्सिमम 62 यानी कि 62 साल तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और 62 ईयर ही इस जो है जॉब, जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी रिटायरमेंट एज भी है। ओके। अब ये जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, इनका जो जॉब प्रोफाइल होता है ये लेवल 10 का जॉब है और ये नॉन गैजेटेड ऑफिसर में आते हैं, यानी कि ये ऑफिसर रैंक की पोस्ट नहीं होती है। इसलिए जो है इनका ट्रांसफ़र भी बहुत ही कम होता है, बहुत ही मुश्किल से होता है। नॉन ट्रांसफरेबल ये जॉब होती है, ठीक है। लेकिन जो वेतन होते हैं, जो भत्ते होते हैं वो सेम रहते हैं। ओके। ये बात हो गई इसमें। अब बात करते हैं कि यूपीएचएससी जो एग्ज़ाम कराता है उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या क्या इसमें आता है और कैसे ये एग्ज़ाम होता है। अब देखिए, जो सिलेक्शन का आधार है वो दो स्टेज उसमें होती है। पहला होता है आपका रिटन एग्ज़ाम, दूसरा स्टेज होता है इंटरव्यू। रिटन जो एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू के जो नंबर होते हैं, दोनों नंबरों को मिला के जो है फाइनल सिलेक्शन की मेरिट बनती है, ठीक है। तो जो आपका जो प्री एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, यानी कि जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो एमसीक्यू टाइप का एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम 200 नंबर का होता है। इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होता है, यानी कि 230 नंबर का टोटल आपका जो है एग्ज़ाम ये होता है। 200 नंबर का जो ये एमसीक्यू टाइप का एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम में दो सेक्शन होते हैं। पहला वाला सेक्शन होता है जीएस एंड एप्टीट्यूड का, जिसके 30 क्वेश्चन होते हैं और दूसरा वाला जो सेक्शन होता है वो सब्जेक्ट का होता है जिसमें 70 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल आते हैं 100 क्वेश्चन।
और एग्ज़ाम होता है 200 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर आप रिटन एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू इसका जो है 30 नंबर का ही होता है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि इस एग्ज़ाम में जो यूपीएचएससी का एग्ज़ाम होता है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप जानते होंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में होने वाला है, 16 से 17 फरवरी में। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को और स्पीड से करिए और अच्छे से करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। दोस्तों अब बात करते हैं यूपी पीएससी जीडीसी का जो एग्ज़ाम होता है। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में जो नियुक्ति होती है उसकी नियुक्ति करता है लोक सेवा आयोग, यानी कि लोक सेवा आयोग उसकी परीक्षा कराता है। अब इसमें देखिए, इसमें और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के जो टीचर होते हैं दोनों में कुछ ना कुछ बेसिक अंतर है। सैलरी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन और चीज़ों में अंतर है। जैसे जीडीसी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं वो एक गैजेटेड ऑफिसर में आते हैं, यानी कि ऑफिसर रैंक उनकी होती है, लेवल 10 का जॉब होता है और ट्रांसफरेबल ये पोस्ट होती है, यानी कि आपको कभी भी गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर सकती है आपका। ठीक है, चाहे 3 साल में, चाहे 5 साल में, चाहे 10 साल में, तो आप कभी भी एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। गैजेटेड ऑफिसर की ये रैंक है, इसलिए जो इसकी रिटायरमेंट एज है वो है 60 साल, जैसे कि ऑफिसर्स में होती है। इसके साथ साथ इसमें जो एज लिमिट है इस एग्ज़ाम को देने की, वो मिनिमम है 21 ईयर और मैक्सिमम है आपका 40 ईयर। इस एग्ज़ाम को अगर आप देंगे तो इस एग्ज़ाम में आपको निगेटिव मार्क्स का सामना करना पड़ेगा, यानी कि इसमें निगेटिव मार्क्स होते हैं, यानी कि अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो आप उसके लिए आपको जो है पनिशमेंट मिलेगा, यानी कि आपका नंबर काट लिया जाएगा। अब इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है? देखिए, इस एग्ज़ाम में क्या होता है, इसके भी 2 स्टेज हैं। एक आपका रिटन एग्ज़ाम का स्टेज है, एक आपका इंटरव्यू का स्टेज है। लेकिन इसका जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसको स्क्रीनिंग एग्ज़ाम बोलते हैं। क्यों स्क्रीनिंग एग्ज़ाम बोलते हैं? क्योंकि इसका जो नंबर होता है वो मेरिट में नहीं जुड़ता है, जो आपका सिलेक्शन होता है, यानी कि जो आपका चयन होता है वो केवल और केवल इंटरव्यू के नंबर पे होता है। और आपका जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है वो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। उसमें से क्या होता है, 4 गुना 5 गुना जितने भी स्टूडेंट को सिलेक्ट करना होता है उनको स्क्रीन कर लिया जाता है, उनको स्क्रूटनाइज कर लिया जाता है। जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है वो 150 मार्क्स का होता है, 150 नंबर का होता है और क्वेश्चन भी आते हैं 150। 30 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन आपके जीएस के आते हैं और 120 क्या होता है, सब्जेक्ट का आता है। इसमें सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग भी है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है तो मैथ में केवल 100 क्वेश्चन आते हैं, 30 जीएस के और 70 आपके मैथ के। ओके, तो जब आप स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को देके सेलेक्ट हो जाते हैं तब आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू इसका 50 नंबर का होता है और इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, यानी कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में अगर आप पहले नंबर पे हैं, बीच में हैं, लास्ट में हैं, कहीं भी हैं, वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आप इंटरव्यू अच्छा करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, जो है मैं कुछ अपने बारे में बात करता हूँ। देखिए, मैं जो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया हूँ वो यूपी पीएससी जीडीसी का एग्ज़ाम मैंने क्वालिफ़ाई किया है और मेरी जो रैंक थी वो सेकंड रैंक थी। एक तरीके से मैंने इस एग्ज़ाम को टॉप किया था। ठीक है, इसके अलावा मैंने यूपी एचएससी का भी दोस्तों एग्ज़ाम दिया था और मैंने भी उस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया था। उसका मैंने प्री क्वालिफ़ाई किया था और मेरा बहुत ही ज़्यादा नंबर था, बहुत अच्छा नंबर था। हालाँकि मैं इंटरव्यू देने नहीं जा पाया था या नहीं गया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है जॉइन कर लिया था एज असिस्टेंट प्रोफेसर और मेरे मन का कॉलेज भी मिल गया था, क्योंकि रैंक अच्छी थी तो कॉलेज मेरे मन का मिल गया था। लेकिन अगर मैं ज़्यादा इंटरव्यू देने तो मेरा 100% सिलेक्शन तय था, क्योंकि मेरे नंबर इतने ज़्यादा थे प्री में कि इंटरव्यू में अगर मुझे कम नंबर भी मिलते तभी मेरा सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो यूपी पीएससी जीडीसी या यूपी एचएससी का अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, जो आपको फोकस करना है जिन चीज़ों पे, उनके बारे में आपको थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। देखिए, जो सब्जेक्ट आपका है, सब्जेक्ट जो होता है जनरली क्या होता है, सभी का ठीक ठाक रहता है, क्योंकि आप कई सालों से अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट का आपका नो डाउट अच्छा होगा। ठीक है, और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन भी कर रहे हैं। जो ज़्यादा मैटर करता है वो जीएस का जो 30 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, 30 नंबर जो रहते हैं या 30 जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। यूपीएचएससी में तो 60 नंबर का हो जाता है ना, तो वहाँ पे तो और ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि उसका नंबर आपके सिलेक्शन में जुड़ेगा। तो इसलिए जो जीएस वाला पोर्शन और एप्टीट्यूड का पोर्शन होता है, इसको आपको बहुत अच्छे से करना होगा। अगर इसको आप अच्छे से करेंगे तो आपकी रैंक भी अच्छी आएगी और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इस जो ये सेक्शन होता है 30 नंबर के, इसमें आता मेन क्या है? देखिए, एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट होता है उसमें मैथ आता है, रीजनिंग आता है। ठीक है,
और जीएस वाले पार्ट में सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में बहुत बड़ा रोल करता है, लगभग 50% 40% करंट अफेयर्स आता है। तो मैथ और एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है प्लस करंट अफेयर का जो पार्ट है, अगर आप इन दोनों को जोड़ लूँ तो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन जो है यहीं से आपको मिल जाते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से करना है। बाकी जो स्टैटिक पार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, यहाँ से भी 2-2 4-4 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इस पार्ट को अच्छा करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिए। अभी जो एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है उसके लिए आपके पास मुश्किल से मुश्किल 40-45 दिन का समय बचा हुआ है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। कुछ नया पढ़ने के लिए आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो जो आपने पढ़ा है उसी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियो में मैं आपसे जीएस के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा। आपसे फिर दोबारा से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।